Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, विच शुड इंश्योर देयर बेस्ट रिजल्ट इन हरियाणा HCS प्रीलिम्स एग्जाम। This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. जय हिंद फ्रेंड्स, आज से हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के MCQ स्टार्ट करेंगे। पहले फिजिक्स के और फिर केमिस्ट्री के। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs में सेंसिबल चीज़ क्या है, चाहे हम साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे हम साइंस बैकग्राउंड से ना हो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो CAPF के एग्ज़ाम के हों, चाहे वो CDS के एग्ज़ाम के हों, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो हरियाणा HCS हो, जितने प्रीवियस ईयर के हम फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे उतने ही हम बढ़िया रह जाएंगे। मान लो मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ के MCQs कर रहा हूँ, पता लगेगा कि मैंने एफर्ट इतना लगाया, एग्जाम में मुझे फिर लॉजिक जो है 2 क्वेश्चंस का समझ नहीं आ रहा। बट वो क्वेश्चन जो मान लो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, या फिर जो बेसिक सी चीज़ें हैं कि हम मिर्ची खाते हैं, हमें वो कौन सा एलिमेंट है जो हमें जैसे स्पाइसी फील करवाता है टंग के ऊपर, या फिर जो सन है वो हमें ब्लू क्यों लगता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का तो भी मेरी रिवीजन हो जाएगी, अगर मैं नहीं हूं तो इस लेवल का क्वेश्चन मैं ठीक कराऊंगा। बट अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं और मैं बहुत ज़्यादा साइंस को टाइम लगा रहा हूं तो फिर मैं वैसे टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूं और मैं बहुत ज़्यादा डीप में फालतू की चीज़ें पढ़ रहा हूं तो भी मुझे एग्जाम में बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही ठीक करने को की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं चलता फिरता साइंटिस्ट बन जाऊँगा। तो हम ट्राई करेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी ये पेपर होते हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब हो गया, CAPF, CDS, इस लेवल के हम आपको सारे MCQs करवाएंगे। ठीक है जी, चलो फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बेसिक से शुरू करते हैं, जो एक बेसिक टर्म होती है यूनिट्स वगैरह के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है, एक तरफ क्वांटिटी लिखी है, दूसरी तरफ उसके SI यूनिट। तो पावर ऑफ लेंसेज किस चीज से मेजर होती है वो, तो आगे लिखा है डायोमीटर। दूसरा है प्रेशर, हम इसको मेजर करते हैं पास्कल्स में। दूसरा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो हम बोलते हैं ना कि रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए जो यूनिट है वो लिखा है बेक्वेरल, और हीट के लिए हेनरी। तो इसमें जो ऑप्शंस है हमारे पास में, इनमें से 4 में से कौन सी वो है जो क्वांटिटी है जो उसके राइट SI यूनिट के साथ में मैच नहीं हुई हुई। तो आपको पता है कि पावर जो लेंस की है वो डायोमीटर से ही मेजर होती है। प्रेशर भी जो है पास्कल से, फोर्स पर एरिया भी होता है वैसे, तो पास्कल से हम मेजर करते हैं प्रेशर को। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसके लिए भी 2 यूनिट्स हैं। एक तो अमेरिकन यूनिट है जो अभी इतनी यूज नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं क्यूरी, CURIE, जो मैडम क्यूरी के नाम पर ही है। तो एक तो हमारी यूनिट कौन सी है, क्यूरी, और एक है बच्चे हीट के लिए जूल, JOULE। तो हीट की जो है वो जूल है, तो ये वाली जो ऑप्शन है D, ये इनकरेक्ट मार्क्ड है। ठीक है जी, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमें, अ लाइट एयर इज द, लाइट ईयर क्या है, ईयर विच हैज मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वाज लाइट। ये तो फालतू की स्टेटमेंट है।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगर मैं लाइट को देखूं तो यहां से स्टार्ट हुई 1 साल में कितना डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल कर लेगी, और मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो लाइट ईयर जो है वो हम किसको बोलेंगे, तो ऑफ कोर्स लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में जो है वो कितना ट्रेवल कर सकती है। अब आप डिस्क्रिप्शन में हमने आपको डिस्टेंस भी बताया, ये देखो कि 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। ये भी आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि एक लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू क्या है, तो 9.45 समथिंग लिख के अगर किया है तो वो भी ठीक है, 9.4 राउंड ऑफ करके 6 किया है तो वो भी ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके आगे लिखा हुआ है कि वो क्या मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास अनीमोमीटर, जो बोला जा रहा है कि विंड स्पीड मेजर करने के लिए होता है। दूसरा एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। तीसरा टेक्योमीटर, प्रेशर डिफरेंस के लिए। और चौथा पायरोमीटर, जो हीट टेम्परेचर के लिए। अब इसमें देखो एनीमोमीटर तो हमें पता ही है कि जो है विंड के लिए यूज होता है। एमीटर, अब हम एम्पियर से करंट को भी मेजर करते हैं तो इसलिए आप तुक्का लगा सकते हो। टैकोमीटर आपने कहीं देखा है जरूर। और पायरोमीटर जो है वो तो, पायर जो वर्ड है हम बोलते हैं ना, अर्थी को भी बोलते हैं फ्यूनरल पायर, तो आग के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ आग के लिए है तो फिर हाई टेम्परेचर होगा। टैकोमीटर कौन सा है, जब हम गाड़ी चलाते हैं हमारे सामने एक तो विंड वो होती है ना स्पीड वाली, कि कितनी स्पीड होगी, 80 90 कितने किलोमीटर पर आ रहा है। एक इस तरफ एक और गोला बना होता है स्टीयरिंग के सामने जो आरपीएम्स बता रहा होता है। वो जो आरपीएम बता रहा है वो वाला जो मीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, टैकोमीटर। तो ये प्रेशर डिफरेंस तो नहीं मेजर कर रहा, ये तो आरपीएम मेजर कर रहा है, तो इसलिए ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है जी, चले आगे। चलो नेक्स्ट आता है कि अगेन एक तरफ दिए हुए हैं हमने इक्विपमेंट्स और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि वो क्या मेजर करता है, इनमें से क्या क्या सही है। तो सबसे पहले स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के आगे क्या लिखा है कि टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या एक तरफ हमने ABCD मार्क करना है। सबसे पहले स्टेथोस्कोप। दूसरा स्फाइगोमीटर, मेमोमीटर, ये भी बड़ा टंग ट्विस्टर सा नाम है पर ये आपने बहुत देखा है, अपने घरों पे भी पढ़ा होता है। तीसरा है कैरोटोमीटर। ये जो कैरोटोमीटर है ना बच्चे, ये आपको कभी एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, K से भी नाम आ सकता है इसका और C से भी आ सकता है, कैरोटोमीटर। और लास्ट है लक्समीटर। तो देखो स्टेथोस्कोप तो हमें पता है डॉक्टर लोग हैं अपने कान में वो डाल के ऐसे करके चेक करते हैं। तो किस चीज के लिए होता है स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप होता है अपने टू हियर हार्ट साउंड, जो है भाई बंदे का दिल जो है किस हिसाब से बीट कर रहा है। स्फाइगोमेमोमीटर जो है ये किस चीज के काम आता है? आपने बड़ी बार देखा होगा जब हम बीपी चेक कराते हैं तो इस तरह का वो कपड़ा बांधते हैं और यूं यूं करके उसको वो प्रेस करते हैं तो वो बीपी जो हमारा चेक होता है, वो जो मशीन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्फाइगोमेमोमीटर। ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब ये तो नाम से पता लग रहा है, हम सोने को क्या बोलते हैं जी? 18 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ये 8 कैरेट है, ये 10 कैरेट सोना है। तो कैरेटोमीटर कितने कैरेट का सोना है, तो इस तरह की एक मशीन सी होती है जिसमें डाला जाता है टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। एंड लास्ट लक्समीटर। लक्समीटर क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। ये भी एक इक्विपमेंट है इस तरह का, अमेजोन से 1000-1200 रुपये का 1500 रुपये का मिल जाता है, जो आपको रोशनी बता देगा कि इसकी लाइट इंटेंसिटी कितनी है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ से देख सकते हो स्टेथो जो है अगर वो 3 है तो ऑप्शन हो गई इसकी C। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एनर्जी कन्वर्जन, और वो कौन सा डिवाइस या क्या मैकेनिज्म होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? पानी अगर मेरा नीचे गिर रहा है और वो टरबाइन के ऊपर, मान लो एक ऐसे पंखे लगे हुए हैं और मेरा पानी ऐसे गिर रहा है और वो पंखों के ऊपर गिर रहा है तो पंखे घूमने लग गए। वो घूमने लग गए तो मोटर चल गई, मोटर चलने से आगे इलेक्ट्रिक करंट बन गया। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ये जाकर नीचे गिरी और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी है। तो उस तरह का है कि ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये कहाँ पर दिखता है हमें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइट टू इलेक्ट्रिक, दूसरा है इलेक्ट्रिक टू साउंड, तीसरा है मास टू हीट और चौथा है केमिकल टू हीट एंड लाइट। सबसे पहले तो हम देखते हैं लाइट टू इलेक्ट्रिक।
बिजली वाला जो एनर्जी थी, बिजली वाली एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कहाँ होता है ये? जो हम अपनी छतों पे सोलर पैनल लगा देते हैं। सिंपल है ये तो लाइट टू इलेक्ट्रिक जो है इसका क्या आंसर होगा? लाइट टू इलेक्ट्रिक का सोलर सेल। तो ए का 4। वैसे तो इसी से ही क्वेश्चन जो है हमारा टूट रहा है। आई थिंक बी आंसर होगा इसका। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक टू साउंड। मैं आराम से बोल रहा हूँ लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से लोगों को सुन रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट जो है मेरी वॉइस को बड़ा एम्पलीफाई कर रहा है ना। गाने भी आते हैं तो मेरा एम्पलीफायर, तो वो ऐसे ही देखो, इलेक्ट्रिक टू साउंड हो गया लाउड स्पीकर। फिर मास टू हीट। अब तो खैर ऑप्शन क्वेश्चन ही आपका टूट गया कि मास टू हीट क्या है, कि उसमें आपने आगे से न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, और केमिकल टू हीट एंड लाइट जो है वो फ्यूल है, आप उसको जला सकते हो। ठीक बात। तो फ्यूल कंबशन है, हम फ्यूल जलाते हैं, रोशनी भी हो जाती है, फ्यूल जलाते हैं तो लाइट भी हो जाती है। ठीक है, केमिकल टू हीट एंड लाइट, रोशनी भी हो जाती है और हीट भी हो जाती है। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू। यार ये क्वेश्चन जो है ये 9th की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है जो बहुत पेपरों में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स देने हो तो ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ऐसा तो है नहीं है कि ग्रेविटी लग रही है और उससे जो है दूध से क्रीम बन गई, चर्निंग होती है। कोहेसिव फोर्स ना, कोहेसिव से तो वो जुड़ती। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नन ऑफ द अबव, तो इसको हम बोलते ही सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका सही आंसर है। अब आप देखो कि दूध होता है, उसमें 2 सेंट्रीफ्यूग्स पाइप्स होती हैं और वो यूं करके रोटेट करती हैं, तो उससे हमारा क्रीम जो है अलग निकलती है ना, जो क्रीम जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है खाने की। तो ये जो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम, कौन सी फोर्स है जिससे पार्टिकल्स सेपरेट होते जाते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स। आप ये देखो ना, दूध है, उसके जो एक हैवी टाइप का दूध है वो अलग हो गया, कर्ड थोड़ी सी अलग हो गई, अलग अलग चीज़ें जो है अलग होती जाती हैं। तो वो जो है वो, हालांकि ये कर्ड वाला एग्जांपल ठीक नहीं है, बट अब वो तो यीस्ट लगाते हैं, बट आई थिंक आप समझे कि दूध को घुमा घुमा के क्रीम बनाएगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक बात, सेपरेशन ऑफ क्रीम। नेक्स्ट, अगेन ये क्वेश्चन भी जो है आपकी 10th की एनसीईआरटी जो है उससे बना हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत जगह यूज होता है, बहुत एग्जाम्स में आता है क्या? एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा जो एस्ट्रोनॉट है स्पेस में, वो आप देखते हो वो यूं करके ऐसे उड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है? पहला, देयर इज नो ग्रेविटी। एक तो मुझे यहाँ पे, मैं भी अब नीचे खड़ा हूँ क्योंकि मुझे जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है वो ऐसे नीचे खींच रहा है, वही अगर मैं यहाँ वहाँ पे मेरे को कोई नीचे खींचे ना, तो मैं कहीं कहीं क्रेजी बॉल की तरह घूमता फिरूंगा, टकरे मारता फिरूंगा, वो चीज़। दूसरा, विस्कस फोर्सेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कोई बात से नहीं बने। फिर क्या है? सोलर विंड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो मैं स्पेस में हूँ और सन से इतनी तेज विंड्स आ रही हैं, सोलर विंड्स, और वो ये व्यक्ति को उड़ा कर ले जाती हैं। और लास्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो। एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, इसलिए पर्सन ऊपर उड़ता रहता है। देखो जो इसका आंसर है वो है देयर इज नो ग्रेविटी। ऑफ कोर्स जो ग्रेविटी है वही हमें हेल्प करती है एक तरह से प्रॉपर इरेक्ट होने में। अदरवाइज क्या होता है कि लोग जो हैं वो वेटलेस से नजर आते हैं, जो पीपल हैं दे बिकम वेटलेस। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूं, जो आप कोई भी एग्जाम जब आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो बड़ा ध्यान से करना है। देखो, एक होती है बच्चे असर्शन। असर्शन का मतलब है कि हमारा क्या हम कहना चाह रहे हैं। असर्शन है कि यार ये एक स्टेटमेंट है, मान लो कि मेरा सरनेम शर्मा है, ठीक है जी, ये एक असर्शन है। और रीजन हो गया क्योंकि लेट्स से मेरे परिवार का सरनेम भी शर्मा है। नॉर्मली इंडिया में हम अपने परिवार का नाम ही सरनेम शर्मा लगाते हैं, ठीक। तो ये असर्शन भी सही हो गई और ये रीजन भी सही हो गया। बट मान लो मेरा सरनेम शर्मा हो ही ना, मेरा सरनेम सिंह हो, तो आप क्या ऑप्शन मार्क करोगे? क्या तुम्हारी असर्शन ही गलत है, चेतन का सरनेम है ही सिंह, शर्मा ही नहीं है। या फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मेरा सरनेम शर्मा है, आपको पता हो कि सर का सरनेम शर्मा है, लेकिन या मेरा सरनेम जो है मान लो शर्मा की जगह पे मैं आपको बोलता हूँ मान लो कोई गांव लगा लो, बादल,
कि मेरा जो सरनेम है वो चेतन बादल है, और उसका कारण क्या है कि मेरा जो गांव का नाम जो है वो बादल है, मैं अपने गांव का नाम लगाता हूं। नाउ एक स्टेटमेंट आ जाए कि चेतन का नाम बादल है और रीजन दे दे, उसका कारण ये है कि उसको बादल बहुत पसंद है, तो आप क्या मार्क करोगे? ये कि यार ए तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन जो तुमने दिया हुआ है वो गलत है। पहले में क्या है कि यार ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, असर्शन जो हम कहना चाह रहे हैं वो भी सही है, और जो आपने उसका कारण बताया हुआ है वो भी सही है, और जो कारण उसी का है इसलिए वो स्टेटमेंट ठीक है। कई बार हम एक तीसरी चीज भी मैं कर सकता हूं। मैं पहली चीज क्या बोल सकता हूं कि जी चेतन का जो सरनेम है वो बादल है, क्योंकि उसका गांव बादल है, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी चीज मैं लिख रहा हूँ चेतन को ना से आम बहुत पसंद है खाने में, और वो बात भी मान लो सच हो। अब आप क्या मार्क करोगे इस तरह के क्वेश्चन में? ये कि भाई बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों चीजें सही हैं, ए स्टेटमेंट भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन वो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनी उस चीज का कि उसको आम खाने पसंद है, उसका ए से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ पाए? इसको और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने मान लो आपको किसी और सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो आपको मैंने एक वो दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनके रेजिग्नेशन से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है। ये मेरी असर्शन है, और फिर मैंने रीजन दे दिया क्योंकि जितने भी मिनिस्टर हैं उनको बहुत दुख लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। अब आप क्या बोलोगे कि यार असर्शन तो ठीक है, लेकिन ये कारण थोड़ी है। या मैंने स्टेटमेंट दूसरी दी, बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। अब आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी सही है और उसका जो आपने कारण बताया है वो भी सही है। एक मैंने तीसरी चीज क्रिएट कर दी कि जो है प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है, और दूसरी चीज मैंने बोल दी कि जो सीएजी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है। अब आप बोलोगे कि ए स्टेटमेंट ठीक है, आर गलत, स्टेटमेंट ही गलत है, वो उसका सही कारण है नहीं है तो बड़ी बात की बात है, ये आर वाले स्टेटमेंट ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी साफ दिया हुआ है। आप समझ पा रहे हो? तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजनिंग के, तो हमें बहुत ध्यान से स्टेटमेंट मार्क करनी है। कई बार हमें ये क्वेश्चन आता होता है पर गलत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू अर्थ। अगर वही पर्सन जो मून के ऊपर है उसका जो वेट है वो अर्थ के वेट से 1/6 हो जाता है। अब उसका कारण क्या बता रहा है ये कि द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। अब यहां पर असर्शन तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मून के ऊपर ग्रेविटी नहीं है जैसे कि अर्थ के ऊपर है। इसकी जगह पर वहां पर ग्रेविटी अलग वैल्यू की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है। तो क्या है कि यार ए तो ट्रू है पर जो आर है वो फॉल्स है। उधर भी ग्रेविटी है पर वो क्या है कि वो इस हिसाब से 1/6 है और सरफेस ग्रेविटी मून की, इस वजह से ओवरऑल ही इंसान का जो वेट है वो कम नजर आ रहा है। ठीक बात, क्लियर? तो आप असर्शन रीजनिंग को थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई भी एक ये मान लो कोई प्लेनेट है और इसके अराउंड ये सैटेलाइट ये अर्थ है और इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। ये सैटेलाइट जो है यहाँ क्यों नहीं गिर जाती? आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट फॉल ऑन अर्थ, और ये इस तरह से क्यों घूमती रहती है? इसका क्या कारण बताया है? बोलते हैं कि दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ इस सैटेलाइट को, मान लो यहाँ पर सैटेलाइट है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, पहला, डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस। ऐसा तो नहीं है, अगर अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो फिर ये इस तरह से राउंड एंड राउंड घूमेगी नहीं। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून मोशन, ऐसा भी नहीं है। द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी फ्लो, और लास्ट है प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स स्टेडी फ्लो। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपसे डिस्कस ही कर लेता हूं, एक होती है स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक होती है वेलोसिटी, वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट क्या है, इन अ डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि से मान लो एक स्पीड जो है
एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि स्पीड बस मेरी है, मैं बोलता हूँ कि एक चीज़ है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक मैं बोलता हूँ आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या, हमेशा वेलोसिटी दिशा के साथ होगी, कि जैसे 15 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ 15 किलोमीटर पर आवर दिल्ली की दिशा में, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, जब एसेंशियली डायरेक्शन भी साथ में होती है, तो हम बात करते हैं किस चीज़ की, वेलोसिटी की। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हम तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मान लो डिस्टेंस मीटर लगा लो, इसको सेकंड लगा लो, मीटर पर सेकंड, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड। पर एक्सेलरेशन को कैसे मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम, तो इसलिए मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है कि एक दिशा में एक चीज जो घूम रही है उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है, इस रेट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक बात। तो क्या होता है कि अगर सैटेलाइट है और इस तरह से इसके इर्द गिर्द, अगर ये अर्थ है और इसके अराउंड सैटेलाइट घूम रही है, तो एक दिशा में घूम रही है, और ये जो अर्थ है इसकी जो ग्रेविटेशन है वो इसको एक राइट काइंड ऑफ स्पीड, उसका चेंज और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आपको इसको याद रखना है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है, मल्टीपल एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। पहले तो आपको इन्हीं को याद रख लेना है, यही चीज अपने आप में बहुत बार हमें पेपर में पूछी जा सकती है। कौन सी 4 फोर्सेस कौन सी है नेचर की, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विद रेफरेंस टू देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला वो बोलता है कि इनमें से ये 4 जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली जो हो गई, तीसरी है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये ऑप्शन पहली है कि ये करेक्ट है कि ये इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिकल चार्ज। दूसरी, वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो क्या हो गया कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इस तरह से अंदर की तरफ बिल्कुल ऐसे जोड़ के रख रही है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, एटम टूट नहीं रहे। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रही है, वो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रही है। और जो चीज़ नॉर्थ और साउथ जो हम बना देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ों के ऊपर एक्ट करती है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है ये पूछ रहा है, नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ये देखो इनकरेक्ट पूछा है इसने, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए आंसर हो गया। ग्रेविटेशनल वेव जो है उस, या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है कंपेयर टू दिस। ठीक, इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो काफी वीक फोर्स हुई कंपेयर टू दिस। ठीक बात, चले आगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 7वीं 6वीं 7वीं के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पेपर्स में, बहुत पेपर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर कभी कोई कैपिटल। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.